का मतलब है कि ग्राउंड रियलिटी भी चेंज हो गई है, ये हकीकत है। दिनेश जी, सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। बहुत बहुत कुछ घट रहा है, अपेक्षित भी है, अनपेक्षित भी है, दोनों चीजें हैं। जो राजस्थान में घटा, आज अमित शाह कहते हैं कि देखिए कश्मीर को हमने स्वर्ग बना दिया, लाखों टूरिस्ट जा रहे हैं, वहां अमन है, शांति है, 370 हटने से वहां पर देखिए आप लोग कैसे प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। तो फिर 1996 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव से क्यों भाग गई? कश्मीर की तीनों सीटों पर डू नॉट कॉन्टेस्ट, डिड नॉट कॉन्टेस्ट, डीएनसी लिखा हुआ सर। उसका कारण था सर, उसका कारण जब मैंने बीजेपी के लोगों से, क्योंकि मैं खुद आधा कश्मीरी हूं सर, जब मैंने बात की वहां पर जम्मू रीजन में, कहता है प्रॉब्लम ये हो गई थी कि घाटी ने, सर ध्यान से सुनिए, कि घाटी ने फैसला किया कि वो इस चुनाव को रेफरेंडम में चेंज कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को डर लगा कि ये जनमत संग्रह कैसे हो रहा है घाटी में। उन्होंने कहा कि आपका जो वोट होगा वो 370 के खिलाफ होगा और हमारे जो राज्य छीन दिया गया और वहां पे यूटी बना दिया गया, ये उसके खिलाफ है। तो आप सबको एक मन से आना है। और ये जब बीजेपी को ये पता लगा कि ये तो जनमत संग्रह में चेंज हो गया है, तो वो वहां से भाग गई। उस टाइम कहते नहीं हम कॉन्टेस्ट नहीं करते। और ये सारा चक्कर हुआ। इवन अनंतनाग रजौरी सीट के ऊपर जो आधी सीट बांटती थी वैली में और जम्मू के अंदर, वहां से इनके एक और एजेंट थे जो मोदी जी के फेवरेट है, गुलाम नबी आजाद। अब पता नहीं किसके गुलाम है और कब वो आजाद रहे पता नहीं है, लेकिन वो भी भाग गए आखिरी दिन नामांकन पत्र वापस लेके, क्योंकि वो जैसे ही वैली के अंदर अनंतनाग के अंदर गए मिलने, तो उनको सबसे पहला जो क्या कहते हैं कि जो तमगा मिला वो गद्दार का था, घर घर से, कि गद्दार आ गया, गद्दार आ गया। और उन्होंने कहा कि भाई हालत बहुत खराब है, जाओ। और बीजेपी के लोग रेफरेंडम से डर गए कि ये तो जनमत संग्रह में कन्वर्ट कर दिया, तो तीनों सीटें कॉन्टेस्ट नहीं की सर। इवन इस बार उधमपुर और जम्मू की जो 2 सीटें हिंदू बहुल सीट, सूचना ये आ रही कि उनमें से एक सीट बीजेपी हारने जा रही है। लद्दाख में बीजेपी का जो एक उद्देश्य क्या है इस टाइम, आप भी सुनेंगे हैरान होंगे। लद्दाख में बीजेपी का उद्देश्य है कि मैं अपनी जमानत बचा सकता हूं क्या, कैन आई सेव माई डिपॉजिट इन। हारने की तो बिल्कुल कंफर्म है, वहां पर कांग्रेस जीत रही है वहां पे 101%। लेकिन क्या ये जमानत बचा पाएंगे? क्योंकि सोनम वांगचुक के प्रकरण के बाद बहुत नफरत है बीजेपी के प्रति छठे शेड्यूल को लागू करने में। तो ये कश्मीर की हालत है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही है जो अनिल शर्मा जी ने कहा। अनिल शर्मा जी ने कहा कि उनकी मनपसंद हीरोइन है वो, और उनके लिए वोट मांगने भी नहीं जा रहे। आज की स्थिति यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो वही है कि हम ठीक है 400 सीट 400 पार होगी लेकिन वोट देने नहीं आए। सवाल यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को का कुछ, आपने एक सवाल और किया कि राष्ट्रीय मुद्दे क्यों नहीं है। मुझे उन मुद्दों की चर्चा कर दीजिए आप, किन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी जो राष्ट्रीय है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, वो चर्चा में है, निर्णायक है। जो राष्ट्रीय मुद्दा है कि संविधान खतरे में है, वो चर्चा में है, निर्णायक है, विमर्श में है। लोग जो ये बात कर रहे हैं कि आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा, ये विमर्श में है, राजनीतिक निर्णय का बहुत बड़ा कारक है। ये महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ये बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय विमर्श है। जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, चेन्नई तक इस पर चर्चा हो रही है कि कोई ऐसा नागरिक नहीं है ना जिसको इस महंगाई की मार न झेलनी पड़ी हो। वो तो बात कर रहा है। कौन से ऐसे मुद्दे, अग्निवीर का इशू आया, हर जगह इसकी चर्चा है। हाँ, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल में ज्यादा है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं अन्य जगहों पर नहीं हो रही है। यहाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कहते हैं कि अग्निवीर को फाड़ के फेंक देंगे इस योजना को। ये मुद्दा है, हर राज्य में इसकी चर्चा हो रही है। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता हो और वो उसकी चर्चा न हो रही हो? और ये राष्ट्रीय ही मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है वो नहीं चल पा रहा। वो जिस तरफ इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं, आप गर्व कीजिए कि चंद्रयान उतर गया चंद्रमा पर, आप इसके लिए गौरव महसूस कीजिए। आप इस बात पे गौरव महसूस कीजिए कि 370 हमने खत्म कर दिया। आप इस बात का गौरव महसूस कीजिए कि हमने राम मंदिर बनवा दिया।
उनके जो मुद्दे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे विमर्श में, और यही बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी तो यही मान के चल रही थी कि हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा, और उस एजेंडे के तहत जो भी इनकी नाकामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये मानते हुए चले चलेंगे। इलेक्शन के 4 फेज खत्म होते होते प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। कौन इसको स्वीकार कर लेगा? आप हलाल की बात करते हैं, आप हिजाब की बात करते हैं, मुसलमान शब्द का सीधे सीधे आप उल्लेख करते हैं कि मुसलमानों को संपत्ति बांट दी जाएगी। इस सरकार ने, पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा अधिकार है देश के संसाधनों का। क्या आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? सरेआम आपने कहा था, कहा नहीं कहा? क्या आप चाहते हैं कि आपके जो संसाधन है उसमें मुसलमानों का कब्जा हो जाए? आपने आरोप लगाया कि मैं केवल जो कांग्रेस वो कब्रिस्तान और ईदगाह की बात करती रही, उसने बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखा। कब आपने ये धार्मिक बातें नहीं की? लेकिन आज 4 चरण से चुनाव होते होते आपको कहना पड़ा पब्लिकली कि साहब मैं मुसलमान नहीं करता, हिंदू मुसलमान नहीं करता। क्योंकि एक बड़ा वर्ग हो सकता है आपके इस मुसलमान करने से जो आपका प्रतिबद्ध मतदाता था, आपसे संतुष्ट था, उसको अच्छा लग रहा था जो आपने तैयार किया पिछले कई सालों में। लेकिन जो वह मतदाता जो आपको वोट देकर के सत्ता में लाया था, उसको बात अच्छी नहीं लग रही थी कि इस देश में हम इस बात के लिए नहीं सरकार चुन रहे हैं जो बाकायदे हिंदू मुसलमान करे। किस बिना पर? मैं अनिल जी ने बार बार उल्लेख किया प्रशांत किशोर का, गिरीश जी ने भी कहा। अरे भाई, प्रशांत किशोर का एक ही लाइन, एक पूरे, मैं भी उसको पढ़ा विभिन्न अखबारों में, एक लाइन कहता मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो आपका दृष्टि दोष हो सकता है ना। आपको अगर नहीं दिखाई पड़ा तो आपका दृष्टि दोष हो सकता है कि आपको चीजें दिख नहीं रही। आप उन कारकों को बता दीजिए कि साहब भारतीय जनता पार्टी ये कारक है, ये राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से बीजेपी की सीट संख्या कम नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण कारक है जिनकी वजह से उनका मतदाता उनको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर अनिल शर्मा जी को ये बात समझ में आ रही है कि राजस्थान में 7+1, ये अपने अनुभव के आधार पर और सट्टा बाजार के आधार पर कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? ये तो कारण बता रहे हैं कि शेखावटी में क्या स्थिति है, आदिवासी इलाकों में क्या स्थिति है, ये अग्निवीर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, आदिवासियों में किस तरह के रिएक्शंस हैं, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के नाम पर किस तरह का माहौल है। क्या ये कारक एकदम खत्म हो गए हैं? और अगर ये हैं तो फिर सीटें कम क्यों नहीं होंगी? क्या जो अनिल जी कह रहे हैं कि हम हर रैली में देखते थे मोदी 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 के भाषण लगते थे, नारे लगते थे, इनको नहीं दिख रहे हैं। अगर जिन सम्मानित विद्वान का नाम लिया अनिल जी ने, अगर उनको भी नहीं दिखाई दे रहा है तो कहां से लाया जाए? वो अदृश्य कहां से दे दिया है? आप एक हमको भी कारण समझा दीजिए। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर 300 पार की संख्या आपको क्यों दिख रही है? आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपने बूते कभी लड़ पाई है? और अगर वो नहीं लड़ पाई है तो क्या टूटी हुई शिवसेना के बदौलत वो अपने अधिकार प्राप्त कर लेगी? क्या टूटी हुई पार्टियां किसी भी अन्य पार्टी के लिए ताकत बनी है? क्या लोग उन नेताओं को छोड़ के चले गए हैं जिन्होंने पार्टियों को खड़ा किया और उनसे अलग हुए लोगों ने पार्टी के सभी जनाधार अपने साथ लेके चले गए? ये इतिहास में हुआ है कि आज ही होगा। किस बिना पर आपकी सीट संख्या बढ़ जाएगी? आप पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में दल बदलों पर पूरी आपकी राजनीति चल रही है और आप कह रहे हैं कि मुझे कोई कारक नहीं दिखाई। भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है कि हम किस जगह खड़े हैं और आपको नजर नहीं आ रहा है। आप पूरा देश देख रहा है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांग नहीं पा रहे हैं, गांव-गांव में विरोध हो रहा है। पार्टी कह रही है इलेक्शन कमीशन से कि हम ये रोका जाना चाहिए, हमको प्रचार करने की अनुमति दीजिए, और प्रशांत किशोर जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये कौन से लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? क्या आयातित लोग हैं, अन्य राज्यों से जा करके वहां विरोध कर रहे हैं? वो लोग हैं जो मतदाता नहीं है? वो लोग हैं जो एक तरह का नाटक कर रहे हैं? कौन है ये लोग? क्या अगर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर शंभू बैरक पर बैठा हुआ किसान आंदोलित नहीं है, चिंतित नहीं है, सरकार से संतुष्ट नहीं है, और अगर नहीं है तो वह बीजेपी के साथ को नहीं खड़ा हो जाता?
और अगर नहीं खड़ा हो रहा है तो क्या बीजेपी को वोट देगा, और अगर वोट नहीं देगा तो क्या सीट वही रह जाएगी। ये सामान्य से कारक है जो किसी भी व्यक्ति को समझ में आ सकते हैं। प्रशांत किशोर जी अगर ठेका लिए हुए हैं किसी बात का, तो अनिल जी का आपको निराश नहीं होना चाहिए। उनकी विद्वता को हम और आप सलाम करते रहे, लेकिन जो उन्होंने जिम्मेदारी ली, जो निविदा भरी है, उसको कैसे आप उनसे वापस ले सकते हैं? सही बात है। लेकिन आप कम से कम एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो आप कम उन तथ्यों की बात कीजिए, हम भी आपसे सहमत हो जाएंगे। हमको कारण बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में आपकी सीट क्यों नहीं कम होगी। क्या उन 2019 के चुनाव के बाद जो चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ, जिन इलाकों से बीजेपी जीत करके आई थी, क्या उन इलाकों में टीएमसी ने आपको पराजित नहीं किया? क्या उन इलाकों में आपका राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ? क्या जो कुछ हजार वोट से आपने सीटें जीती थी दुर्गापुर जैसी, वहां पर आप वापस चले आएंगे? जिन इलाकों में आप कभी नहीं जीते हैं, क्या वहां 2019 में भी नहीं जीत पाया, जबकि इस देश में एक राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक माहौल बना हुआ था। आज कौन से कारक है? और क्या देश के इतिहास में किसी दौर में किसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी लहर के चुनाव जीती है? कभी भी। और अगर नहीं जीती है और आज लहर नहीं है, तो सीटें क्यों नहीं कम होंगी? एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है ये, जो संभव नहीं है। और आप अनिल जी, आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, आप अमित शाह साहब का बयान पढ़ लीजिए, उसमें कुछ हमको अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है। आज उन्होंने ये कहा है, आज जो अखबारों में मैंने पढ़ा कि 270 सीटें हमको मिल गई, बची कितनी है? 163 170 में कितनी सीटें मिल जाएंगी आपको? क्या आप 170 के 170 आपके पास जा रही हैं? और अगर नहीं जा रही हैं, तो आपका 400 पार का नारा कहां चला गया? आपका 370 का नारा कहां चला गया? मैं नहीं कह रहा उस बात, इसको भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता ने खुद बात कही है। दोनों को पढ़ लीजिए आप। और यह बात प्रशांत किशोर जी को नहीं दिखाई पड़ रही है। हम और आप क्या कर सकते हैं? जी सर। दूसरे चक्कर में